हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर। ओके, तो लास्ट वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो उसका रिमेनिंग पार्ट आज हम कवर करेंगे। ठीक है, मोशंस वगैरह इसमें बताए गए हैं, मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। तो अब जो मैं जो बढ़ाऊँगी वो है 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, लंबाई का जो करेक्ट मेजरमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale. मतलब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे measuring devices का यूज़ करते हैं। We use a meter scale for measuring length. Length नापने के लिए हम meter scale का भी यूज़ करते हैं। A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. Okay? टेलर यूज़ करता है एक टेप को, जब वो नापता है टेलर तो वो टेप इंच टेप का यूज़ करता है, और जो एक क्लॉथ मर्चेंट होता है वो एक मीटर रॉड का यूज़ करता है। सब अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर मीजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। एक ऑब्जेक्ट की लेंथ नापने के लिए आपको सुटेबल चॉइस की सुटेबल डिवाइस की ज़रूरत है। यू कैन नॉट मीजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल, क्योंकि हर एक का लिए अलग अलग डिवाइस की ज़रूरत होती है। जैसे कि ट्री की जो गर्थ होती है, गर्थ मतलब जैसे कि ट्री जहाँ लगा होता है ना, उसके चारों तरफ का जो घेरा होता है वो ना हम इंच टेप से नहीं नाप सकते। ठीक है, तो साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। ओके, तो मीटर स्केल से आप लोग नहीं नाप सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अब जैसे क्या होता है, चेस्ट की साइज को भी नहीं नाप सकते। मीजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। इसके लिए जो मीजरिंग टेप आता है वो ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, मीटर स्केल से हम नहीं नाप सकते। इंच टेप वाला जो होता है मीटरिंग जो होता है स्केल, उससे नाप सकते हैं। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, ओके, यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। अब जैसे हमें अगर बोला जाए कि एक पेंसिल की लंबाई को नाप कर दिखाओ, मीजरिंग करो, तो उसको तो हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उससे आराम से उसको मेजर कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ द लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लेंथ की मेजरमेंट लेते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। नंबर 1, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इज फिगर 10.7। ठीक है, जो 10.7 में देख लीजिए आप, दे रखा है ये फिगर जो दे रखी है, इसमें जो दे रखा है, तो बिल्कुल उसकी जो मीटरिंग स्केल है, अगर हम स्केल से करेंगे तो बिल्कुल उसके कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, इन और जो सेकंड पॉइंट है इसका, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। किसी किसी में क्या होता है, जो स्केल्स का जो एंड्स होता है, जैसे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, कोई चीज़ नापते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो से स्टार्ट करते समय तो कभी कभी जीरो का जो पॉइंट है वो टूटा हुआ होता है, टूट जाता है। तो यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, जिससे कि आपको वो जीरो मार्क क्लियरली नहीं दिखता है। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड, ओके, टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। जैसे हम ऐसा कर लेंगे, जैसे अगर सिंपल हमारा स्केल बिल्कुल ठीक है, तो जीरो से लेके जितनी हमें मेजरमेंट करनी है वहां तक रख लेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे स्केल से। और कई बार जो होता है कोने उसके टूट जाते हैं, जीरो का अगर टूट गया तो जीरो से नहीं करेंगे, वन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वन से अगर टूट गया तो टू से स्टार्ट कर लेंगे। तो जितने पॉइंट से हमने स्टार्ट करा है, यानी कि जीरो और वन उसमें नहीं था, यानी टूटा हुआ है जैसे, और जितना हमें नापना है तो उसमें से वो वाली जो दूरी है वो माइनस कर देंगे। जैसे जीरो, बाई चांस हमें टू से स्टार्ट करना है तो जीरो वन और टू तक माइनस हो जाएगी। ओके, उसमें से तो पता चल जाएगा, जैसे हम समझा देंगे आपको। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। ओके, देखो बताया गया है कि उसमें से जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे रीडिंग को, जो जो पॉइंट टूटा हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8 द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, देखो जैसे ये है ना, इसने ये जो करा है ए वाले में 1 से नाप रहा है क्योंकि टूटा हुआ है, और जो उसकी लंबाई आ रही है 14.3 आ रही है। तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो गई, तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई 14.3 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, 13.3 सेंटीमीटर हो गई। अगर वो जीरो से नापता तो पूरी उतनी आती जितनी थी। ओके, इसने 1 से स्टार्ट करा है तो उसने 1 को ही माइनस कर दिया है। 2 से करेगा तो 2 को ही माइनस कर देंगे, 3 से करेंगे तो 3 से माइनस कर देंगे, ऑब्जेक्ट की जितनी लंबाई होगी। ओके, चलिए ए वाले में जो दे रखा है इनकरेक्ट मेथड है, क्योंकि ये जो 1 से पहले से ले रखा है, लेकिन 1 से ही स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 1 से एक्यूरेट में, तो ये क्रॉस में आ जाएगा और ये ठीक है। ओके, चलिए थर्ड पर आता है कि करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट लेते टाइम जो हमारे आंखों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए।
योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन द फिगर 10.9। हमारी आंखें बिल्कुल उस करेक्ट मेजरमेंट पर होनी चाहिए जैसे कि 10.9 में दिखाई गई है। पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी, बिल्कुल बीच से सीधा होना चाहिए पोजीशन हमारी देखने के लिए, और साइडों से देखेंगे तो गलत आएगी। द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग मे बी डिफरेंट, क्योंकि ए और सी से देखने से साइडों से देखेंगे तो डिफरेंट आ सकती है रीडिंग, तो इसलिए बीच से देखेंगे जिससे कि हमारी रीडिंग बिल्कुल सही आए। अब आती है एक्टिविटी 3, मीजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। जैसे अगर हमें किसी क्लासमेट की अपने हाइट नापनी है, हैंड स्पेन का यूज़ करना है और एक मीटर स्केल का यूज़ करना है। तो फॉर इसके लिए क्या करेंगे, हम आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। उसको खड़ा कर देंगे, उसकी बैक से लगाकर बिल्कुल वॉल पे खड़ा कर देंगे। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड, उसके हेड से एक मार्क बनाएंगे। नाउ मीजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पेन एंड देन विद अ मीटर स्केल। फिर जो हमने हेड से उसके निशान लगाया था नीचे फ्लोर तक, तो उसको हम अपने हैंड स्पेन से नापेंगे या फिर मीटर स्केल से नापेंगे। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मीजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे, और जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस तरीके से लेंथ को मेजर कर सकते हैं सिमिलर वे में ही। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम 10.3 में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यह है कि हु मेजर्ड द हाइट, हाइट किसने मेजर करी, तो आप किसको भी लिख सकते हो, राहुल ने जैसे मेजर करी। हाइट इन हैंड स्पेन में कितनी रही, तो जैसे 8 हैंड स्पेन रही, ओके। तो और सेंटीमीटर में कितनी रही, सेंटीमीटर हमारी चांस आई 172 या 170, 169, 16 कुछ जितनी भी आ रही है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे हो आप, उसके हिसाब से आएगी। इस तरीके से आप उसकी लिख लेंगे। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसकी स्टडी केयरफुली करनी है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हिल जाते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल सही नहीं आ सकता, एरर आ जाता है उसमें। ठीक है, द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पेन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि हैंड स्पेन से नापी गई जो लंबाई है हर स्टूडेंट्स में अलग अलग तरीके से आ सकती है, हर स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि किसी की जो ये हैंड स्पेन छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, उससे इसमें एरर आ जाता है। तो लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। ठीक है, कॉलम 3 में आप वो वाला मेजरमेंट करें लिखेंगे जो कि स्टैंडर्ड स्केल से करा गया है। द रिजल्ट्स मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, वो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो वाई डू यू थिंक देर इज़ अ डिफरेंस, तो आप ये क्यों सोचते हो कि इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे लगता है। तो आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन्स, क्योंकि सबने वही स्केल यूज करा है एंड नॉट डिफरेंट, और उनके हाथ भी डिफरेंट नहीं है। तो दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन लेते समय मुझे थोड़े बहुत छोटे मोटे एरर आ जाएं, क्योंकि साइड से देखेंगे या कोई दूर से देख रहा है तो छोटा मोटा एरर आ सकता है। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। अब ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है मेजरमेंट को नापने के लिए, और ये एरर क्यों आ रहे हैं, मेजरमेंट के एरर कैसे आ रहे हैं, और इसको फिर किस तरीके से हैंडल करना है। कि छोटे मोटे एरर आ सकते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब 10.6 पर आता है मीजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब कर्व्ड लाइन का हम कैसे नापेंगे, ठीक है, सीधी लाइन का हो गया, कर्व्ड लाइन का कैसे नापेंगे। वी कैन नॉट मीजर द लेंथ ऑफ द कर्व, हम कर्व लाइन का मेजरमेंट नहीं कर सकते लंबाई का लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई सी होती है। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मीजर टू द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। अब हमें क्या कर्व लाइन की जो मीजर करने के लिए एक थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो एक्टिविटी 4 में करके देखेंगे, इसमें दिखाया भी गया है, जैसे कि यूज अ थ्रेड टू मीजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। हमें ए बी जो एक कर्व लाइन दे रखी मुड़ी हुई सी, हमें इसके लिए एक थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक एंड्स पर हम नॉट लगा लेंगे। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए, अब इसको एक हम पॉइंट ए बना लेंगे। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब, ओके। तो हम क्या करेंगे, जैसे कर्व लाइन है, ठीक है, तो ये पॉइंट बना लेंगे ए और बी। तो ए पॉइंट से लेके थ्रेड को लेकर चलेंगे, थ्रेड बिल्कुल लूज ना हो, क्योंकि एक सिरे से पकड़ते चले जाएंगे, कर्व लाइन की सहायता जैसे जैसे मोड़ रहा है वैसे वैसे मोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड, ठीक है, एक हैंड से पकड़ते चले जाएंगे और एक हैंड से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यूजिंग द अदर हैंड, दूसरे हाथ का इसमें यूज करो। स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन, ठीक है, कर्व लाइन पर ये जो थ्रेड का इस मोर जो थोड़ा ज़्यादा पोर्शन है उसे स्ट्रेच करते चले जाएंगे। गो गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड ऑफ द बी कर्व लाइन इज रीच्ड।
और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हम कर्व लाइन की जो प्रोसेस है बी, जो पॉइंट है उस तक नहीं पहुंच जाते। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड बी, और फिर हम इस पर जो मार्क लगा लेंगे जब ये उसकी जो पॉइंट बी तक पहुंच गया कर्व लाइन के, तो वहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे रस्सी पे, धागे पे। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल, फिर इस धागे को हम क्या करेंगे, एक मीटर स्केल पे स्ट्रेच करेंगे। मीजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, ठीक है। अब हम लेंथ को देख लेंगे कि कहाँ से वो शुरुआत हुई है और फाइनल मार्क थ्रेड की क्या है। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी, और जो अब ये जो लाइन आएगी कर्व लाइन की जो लेंथ आएगी ये ए बी की लेंथ हो गई। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring the distance and length correctly. हमने यहाँ पर देखा कि हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ध्यान से मीजरिंग करनी है ये कि लेंथ को करेक्टली हम कैसे मीजर कर सकते हैं। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विद विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेज एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर्स। और उसके लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम ये जो मेज़रमेंट है अपना लंबाई का निकालने का जो मेज़रमेंट है अच्छे से निकाल पाएँ, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी डिस्टेंस पर है और कितनी लंबाई की है, कितनी लेंथ की है, कितनी विड्थ की है। तो उसके लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाल सकें। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अब देखेंगे अपने चारों तरफ चलने वाली जो मूविंग थिंग्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जो अभी आपने रिसेंटली देखे हों। लिस्ट देम इन टेबल 10.4a, school bag, mosquito, table, people sitting on desk, people moving about, maybe a butterfly, dog, cow, your hen, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, hands of a clock. Okay, तो make your list as large as you can. आपकी इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी जितनी बड़ी आप चाह सकते हो, जितनी चाहो आप उतनी बना सकते हो। विच ऑफ दीज आर मूविंग, ठीक है, इसमें से मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से हैं। विच आर रेस्ट, और रेस्ट में कौन से हैं। जैसे कि अब हमें बता दे रहे हैं, जैसे हाउस है हमारा तो रेस्ट मरे क्योंकि चल फिर थोड़ा ना रहा है ये। और जो फ्लाइंग बर्ड है, अगर बर्ड किसी डाल पर बैठी हुई होती तो वो रेस्ट में होती, लेकिन अगर हम फ्लाइंग बर्ड उड़ रही है तो यानी कि वो मोशन में है। अब टेबल है जैसे, तो टेबल जो है रखी है तो रेस्ट में रहे। और जैसे सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, अगर सिंपल क्लॉक आ रही है तो क्लॉक जब दीवार पर टंग रही है तो वो रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन उसकी जो सेकंड की सुई है वो चल रही है तो इसलिए वो मोशन में है। तो इस तरीके से कौन सी चीज़ हमारी रेस्ट में है और कौन सी चीज़ मोशन में, इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे आ स्टोन है तो स्टोन किस तरीके से रखा हुआ है, स्टोन तो वो रेस्ट में है। हॉर्स कैसे, अगर हॉर्स खड़ा है बैठा है तो वो रेस्ट में है, बैठा है रेस्ट में, लेकिन अगर वो दौड़ रहा है और रनिंग हॉर्स तो वो मोशन में आ जाता है, ठीक है। बॉल रखी है तो वो रेस्ट में, अगर बॉल लेकिन बॉल से खेला जा रहा है तो वो मोशन में जा रही है, ठीक है। इस तरीके से कौन सी चीज़ रेस्ट में है और कौन सी मोशन में, इस तरीके से देख लेंगे। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन या फिर रेस्ट, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में, वो मैंने समझा दिया अभी आपको। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो बर्ड होती है वो सेम प्लेस पे कुछ देर बाद वहाँ पर नहीं रहती, थोड़ी दूर सरक के चली जाती है। वाइल द टेबल इज एट द सेम, जबकि टेबल जो होती है वो उसी स्थान पर, जैसे जहाँ पर हमने टेबल को रखा है तो वो वहीं रखी रहेगी। ऑन द बेसिक यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, इस बेसिक के आधार पर आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ मोशन में है और कौन सी रेस्ट में है। तो जो बर्ड है वो तो मोशन में है और जो डेस्क है वो रेस्ट में है। तो लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली, आइए एक एंट का मोशन को क्लोजली हम देखते हैं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट, एक लार्ज वाइट पेपर की लार्ज शीट ग्राउंड में फैला दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल देंगे हम। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of the paper soon. Ants जो होती हैं वो जो होती हैं चींटियाँ, वो शुगर के प्रति एकदम से अट्रैक्ट होती हैं और आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि बहुत सारी चींटियाँ उस पेपर पर आ गई हैं। फॉर एनी वन एंट, किसी एक एंट को अगर हम ले लेंगे, ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इस पोजिशन व्हेन इट हैज जस्ट क्राउल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। एक किसी एंट का बारे में हम देखेंगे कि जब उसने पेपर पर जब वो आई और फिर उसने चलना शुरू किया तो उसकी हम पोजीशन को देखेंगे कि एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या थी, उसकी उस टाइम। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन, अब उसकी पोजीशन को हम मार्क करेंगे। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर, कुछ सेकंड बाद जब वो उस पेपर की शीट पर चलने शुरू करेगी। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स, ठीक है, मतलब उसकी हम जो स्थिति है उसको नोटिस करेंगे। जैसे थोड़ी दूर चली तो फिर उसके पॉइंट लगा दिया, फिर थोड़ी दूर मुड़ी फिर पॉइंट लगा दिया, फिर थोड़ी दूर मुड़ी तो फिर पॉइंट लगा दिया, इस तरीके से करते चल जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेपर को फ्री कर देंगे, शुगर हटा देंगे, चींटियों को भी हटा देंगे। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज,
और फिर जो हमने ये डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं तो उनको मार्क किया है तो उनको फिर एरो बना देंगे। द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज, ओके, फिर देखो ये मोशन ऑफ द एंड का दिखाया गया है ना, ये जो पॉइंट बनाएगा ये एरो से बना देंगे, इधर से चले, इधर से चले, इधर से चले, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो मोशन, ये एंड का मोशन दिखाएगा। द आंट वॉज मूविंग, चल रही है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंड मूव टू इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकंड। आपने जो हर पॉइंट को देखा होगा और ये भी देखा होगा किस तरीके से वो मूव कर रही है, कुछ कुछ सेकंड के इंटरवल के बाद वो चल रही है, ठीक है। ओके ओके। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, इज नॉट इट। मोशन क्या होता है? मोशन जो होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर हमारा, तो उसकी जो पोजीशन में चेंजेस आता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहा है, तो वो उसका मोशन कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन में चेंजेस जब आ रहा है तो क्या ये नहीं होता है? होता है। इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, अ सीविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम एक ग्रुप में रखेंगे। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या ये सब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं? नहीं। तो डू यू नोटिस मूवमेंट ऑफ इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, क्या आपने नोटिस किया है कि इसके किस पार्ट्स में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग, क्या जो फैन के ब्लेड्स हैं और क्लॉक की जो हैंड्स हैं, क्या वे मूविंग कर रहे हैं? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रेन, क्या इनका मूवमेंट जो है ट्रेन के मूवमेंट की जैसा ही है? लेट अस नाउ लुक एट द सम टाइप्स ऑफ मोशंस टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड दीज डिफरेंसेस। आइए कुछ मोशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी और उनके डिफरेंसेस के बारे में पता चलेगा। टाइप्स ऑफ मोशन, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जैसे कि अगर सड़क पे कोई गाड़ी या व्हीकल चल रहा है तो उसका मोशन किस तरीके का होगा, या जो सोल्जर मार्च पास कर रहे हैं तो उनका मोशन किस तरीके का है, परेड कर रहे हैं, ठीक है। या कोई अगर स्टोन फॉल गिर रहा है तो उसका मोशन किस तरीके का है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ठीक है, इसमें किस तरीके का मोशन है। स्प्रिंटर्स, जैसे कि एथलीट्स होते हैं, इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, जैसे कि स्प्रिंटर्स होते हैं 100 मीटर की रेस एक स्ट्रेट ट्रैक पर कर रहे हैं तो उनमें किस तरीके का मोशन है। स्प्रिंटर्स का मतलब एथलीट्स से होता है, जैसे कि ये शॉर्ट डिस्टेंस वाले एथलीट्स होते हैं, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इस तरीके की रेस करते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं वो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो मैराथन वगैरह दौड़ते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग, क्या आप अपने चारों तरफ से इस तरीके के और भी एग्जाम्पल बता सकते हो किस तरीके का मोशन हो रहा है उसमें, ठीक है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इन सब में हमने देखा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सब इस स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं ना, ये स्प्रिंटर्स ले लीजिए या परेड हो रही है, वो सब इस तरीके के जो वो हो रहे हैं, तो ये सब एक रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। स्ट्रेट लाइन में मोशन होना रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड वाइल इज विद योर हैंड, अब हम क्या करेंगे, एक धागे से एक स्टोन को ले लेंगे और अपने हाथ में करके उसे घुमाएंगे। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पथ, हमने देखा जैसे धागे को बांध के हम चारों तरफ घुमाएंगे उसमें स्टोन बांध के, तो देखेंगे कि जो स्टोन है वो सर्कुलर पथ में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना। तो इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट से अगर कोई चीज़ बंधी हुई है तो वो चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बार बार उसी ऑब्जेक्ट की चारों तरफ घूमना सर्कुलर मोशन कहलाता है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन जो होता है उसके जो ब्लेड्स हैं अपने उसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम ले लेंगे कि क्लॉक जो होती है, क्लॉक की निडल्स वैसे रहती हैं, उसके जो हैंड्स होते हैं सारे वो सर्कुलर मोशन में ही घूमते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फैन ऑफ द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ऐसी जो इलेक्ट्रिक फैन है और क्लॉक जो है, जबकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इसके ब्लेड हैं वो मूव कर रहे हैं और उसके जो क्लॉक है, क्लॉक तो नहीं चल रही है लेकिन क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज द रोटेट, ठीक है। वो इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं। इसमें वही है कि एक पॉइंट है, पॉइंट से लेकर सेम स्थान से वो सर्कुलर पथ में मोशन हो रहा है उसमें, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। इन
सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इस मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना मोशन रिपीट्स करता है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर हम धागे से हमारे बंधा हुआ है, ठीक है, पत्थर बंधा हुआ है, और हम हाथ में रख के उसे इस साइड घुमाएंगे लेफ्ट में, फिर राइट में घुमाएंगे, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, तो जो मोशन रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा मोशन कहलाता है, ये पीरियोडिक मोशन कहलाता है। टेक द स्टोन टाई विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 6, नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, ठीक है। पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट टू गो, जो मैंने बताया वही है। दिस इज द पेंडुलम। जैसे वो पत्थर हमारा धागे में बंधा हुआ है और हम हाथ से चला रहे हैं, इसको तो लेफ्ट गया फिर राइट, गोल गोल नहीं घुमाना है, ऐसे घुमाना है, लेफ्ट गया फिर राइट गया, तो ये जो है पेंडुलम कहलाता है। समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद द एंड समथिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन। अगर आप फन के लिए कुछ करके देखो और आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक मोशन के बारे में बहुत अच्छा समझ में आएगा। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ स्विंग स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार और द सरफेस ऑफ द ड्रम्स बीइंग प्लेड और आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्योंकि जैसे चाइल्ड अगर स्विंग पर बैठा है कोई, तो वो तो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। ओके, इस तरीके के मोशन, जैसे तबला है, तबले की जो अगर मेम्ब्रेन पे हम हाथ मारेंगे तो नीचे गई फिर वो ऊपर आई, तो ये भी पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। पेंडुलम साइड लेफ्ट गया फिर राइट आया, तो इस तरीके से। और गिटार की स्ट्रिंग जैसे हमने नीचे खींची तो इस नीचे गई फिर वो ऊपर आई साइड को, तो जो चीज़ जहाँ से चली उसी स्थान पर दोबारा वापस आ गई, तो पीरियोडिक मोशन होता है। ओके, एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है अपना मोशन को रिपीट करेगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या आपने कभी सीविंग मशीन को देखा है, जैसे हमने एक्टिविटी 5 में पार्ट किया था। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट्स व्हील मूव्स विद द सर्कुलर मोशन। आपने कभी देखा हो, जब हम सीविंग मशीन को कोई चलाते हुए देखा होगा आपने, तो जो उसका व्हील है वो तो सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा। इट ऑल्सो हैव अ निडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, इज नॉट इट। और जो उसकी निडल है वो अप एंड डाउन, ठीक है। जब व्हील चलेगा तो निडल भी अप एंड डाउन होगी, तो उसमें दो तरीके का मोशन देखने को मिलेगा। एक तो इसमें कौन सा मोशन मिलेगा, सर्कुलर, और निडल इज अंडरगोइंग और जो निडल जा रही है वो पीरियोडिक मोशन में जा रही है, ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली, क्या आपने कभी क्लोजली ऑब्जर्व किया है द मोशन ऑफ द बॉल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे अगर कोई बॉल चल रही है, दौड़ जा रही है, तो किस तरीके का मोशन है उसमें। हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बॉल जो है रोल हो के ग्राउंड में जा रही है, तो रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड एंड द ग्राउंड, ठीक है। दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन, एज क्योंकि बॉल सीधी होके घूम रही है, तो एक तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में जा रही है एंड रोटेशनल, और जो रोटेट हो रही है वो तो रोटेशनल मोशन में जा रही है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आपको ऐसे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में या मोशंस के बारे में पता है जिसमें कॉम्बिनेशन हो दो मोशंस का? ओके, वी डिड मैनी मेजरमेंट्स एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड्स ऑफ मोशन। हमने यहाँ पर बहुत सारी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ करी और कुछ बहुत अलग अलग तरीके के मोशंस के बारे में डिस्कस किया। वी सॉ दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। हमने देखा कि मोशन जो होता है एक पोजिशन में एक ऐसा चेंज है ऑब्जेक्ट की जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स, ठीक है। और पोजीशन में चेंज हम चेंज जो डिटरमाइन कर सकते हैं, और मेजरमेंट की जो डिस्टेंस है कितनी है क्या है, इस तरीके से इसको डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो मोशन इज। ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो मोशन है हमारा कितना फास्ट और कितना स्लो है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। आपने कभी ग्राउंड में स्नेल के मूवमेंट को देखा होगा, ये किस तरीके से चल रहा है। बटरफ्लाई किस तरीके से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लिफ्ट हो रही है, उड़ रही है। ओके, एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि हमारे ग्राउंड में आप स्नेल के मूवमेंट को देखो किस तरीके का मोशन है। ये जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है, फ्लावर टू फ्लावर जा रही है, तो किस तरीके से वो बैठ रही है। आ रिवर फ्लाइंग अलोंग ऑन क्लियर राउंड एंड पेबल्स, और जो नदी है वो किस तरीके से पत्थर कंकड़ों पर फ्लो हो रही है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, और जो हवा में एरोप्लेन है वो किस तरीके से आकाश में उड़ रहा है। मेकिंग जेट ट्रेल्स, ठीक है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ, ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। आपको सब जगह मोशन देखने को मिलेगा, जैसे कि मेकिंग जेट ट्रेल्स,
मून गोइंग अराउंड द अर्थ, चांद जैसे मून गोइंग अराउंड द अर्थ, जो वो चांद है उस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी लगाती है सॉरी चांद के चारों तरफ चक्कर। ब्लड फ्लोइंग इनसाइड, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो, और देयर इज मोशन एवरी, जो आपको हर जगह मोशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारे चारों तरफ मोशन ही मोशन देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप मोशन को नोटिस कर सकते हो। ओके, अब ये कीवर्ड्स है सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको बाद में दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।